नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुकुल सरल और मुकुंद झा। 3 अहम सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में क्या होगा, क्या हो रहा है। जिस तरह से पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और साथ ही साथ वोट चोरी का बम बम तंत्र हावी रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि पलड़ा किसका भारी है, मोदी तंत्र का या महागठबंधन के तंत्र का कुछ असर पड़ेगा। और दूसरा सवाल है राहुल गांधी का एच बम, जो हरियाणा फाइल्स उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखी और बताया कि किस तरह से 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। क्या उसका कुछ पड़ेगा असर या फिर सब कुछ चलता रहेगा पहले की तरह नॉर्मल। और तीसरा मुद्दा है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ जिसमें वाम वाम और वाम लहराया है, उसका क्या असर पड़ेगा भारत की राजनीति में, क्योंकि मोदी जी के 11 साल के शासन के बाद जवाहरलाल नेहरू पर वह भगवा नहीं लहरा पाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिहार की तरफ। और बिहार में जिस तरह से पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ, 65% के करीब मतदान हुआ और जिसे लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि यह 75 साल का सबसे बड़ा मतदान है, इतना बड़ा वोट परसेंटेज नहीं हुआ। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा, छोटे बड़े वीडियो सारे के सारे जनता के सामने आए कि किस तरह से वोट चोरी का तंत्र भी बम बम करके चल रहा था। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तो धमकाते हुए नजर आए कि वह छाती पर बुलडोजर चला देंगे और गोली चलाने के लिए अपने ही गनर पर दबाव बना रहे थे। और उधर जनता एक एक वोट के लिए लड़ती दिखाई दे रही थी। असल में क्या है इस पे असलियत, किसका रहेगा पलड़ा भारी, क्योंकि इसे लेकर जो कयास है और जमीनी रिपोर्ट दोनों में बहुत घमासान मचा है। सबसे पहले इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया है, सेकंड फेज में लोग जा रहे हैं। इस फर्स्ट फेज के चुनाव में एक चीज स्पष्ट है, इस बार सिर्फ लोग कुर्सी और सत्ता के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, कई जरूरी सवाल और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा चुनाव परिणाम में ये मुद्दे और सवाल कितने हावी रह पाते हैं। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? अब भाषा मुझे दिख रहा है कि ये पहले चरण में ये बदलाव का वोट हुआ है, लेकिन मोदी जी की जो चुनावी व्यवस्था है उसमें कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं तो 14 तारीख तक इंतजार करूंगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और जिस तरह से वोट चोरी का जो पूरा तंत्र बिहार की धरती में बिहार के मतदाताओं ने उसे बेनकाब किया है, वह बड़े सवाल उठा रहा है कि एक पूरी मशीनरी जनता जनार्दन को वोट डालने से रोकने के लिए सक्रिय थी, ईवीएम बंद रहा, अनगिनत तस्वीरें हैं। लेकिन इसी बीच जो सकारात्मक खबर है वो यह कि एक एक वोट के लिए हर एक बूथ पर लड़ता हुआ बिहारी मतदाता दिखाई दिया और वहीं पर आशा टिकी हुई है। मुकुंद, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, बहुत दिलचस्प है कि पहले चरण का मतदान हुआ, केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने अलग अलग दावे किए, सबसे शुद्ध पवित्र वोटर लिस्ट आदि इत्यादि। और इस बीच जो पक्ष है और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है। यह बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या जो महागठबंधन का क्लेम है कि इस बार वोट बदलाव के लिए हुआ है, ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसमें कोई दम दिखाई देता है? देखिए, वो तो सब जानते हैं 14 तारीख तक जब रिजल्ट ना है कोई भी पक्ष क्यों हार मानेगा, वो चुनाव में तो बने ही रहेंगे। लेकिन इस बार है जो जैसे शुरुआत में लेकिन समय लगा चुनाव बीजेपी पूरा टेक ओवर कर लेगी, जिस तरह सीट शेयरिंग में महागठबंधन के अंदर तालमेल में कभी फिर एनडीए में दिख रहा था। लेकिन जब आखिरी फर्स्ट फेज के चुनाव आते आते दिख रहा है महागठबंधन ने खुद को दोबारा से तैयार करके अच्छी फाइट लड़ी है। अब चुनावी भविष्यवाणी क्या होगा वो तो अलग बात, लेकिन चुनाव लड़ते समय एक तरफा कहीं पर भी चुनाव नहीं है। हर बड़ी सीट पर सीट फंसी हुई है, चाहे सम्राट चौधरी खुद की सीट हो, चाहे जितने भी बड़े चेहरे इनके उपचुनाव में थे एनडीए के, हर सीट पर चुनावी फाइट बहुत तगड़ी है। महागठबंधन ने हर सीट पर अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करी है और अच्छा मोबिलाइज करते हुए दिखे हैं। जो इनमें बीच में तालमेली कमी थी, चाहे आप गौरा बड़म की सीट लें, चुनाव से एक दिन पहले जिस तरह से संतोष सहनी बैठे हैं और उन्होंने समर्थन दिया है आरजेडी के अफजल अली को, तो ये दिखा रहा है जो उनको आखिरी जो चीज़ें थी
अच्छी करने की कोशिश करी है, तालमेल बेहतर है। अब मुद्दों पर वो चुनाव लाने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। जो बनावटी मुद्दे सत्ता पक्ष डालने की कोशिश कर रहा था, उसके मुकाबले जो रोजगार का सवाल हो या फिर पलायन के सवालों पर जो पूरा चुनाव वापस खींचने की कोशिश करी है महागठबंधन ने, कुछ हद तक कामयाब होता तो इसमें दिख रहा है। जी। मुकुल, जहां पर मुकुंद ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से किन किन मुद्दों पर वापसी है, लेकिन एक समीकरण और दिखाई दे रहा है जिसकी आशंका और जिस पर हम चर्चा पहले भी यहाँ कर चुके हैं। जनसुराज और बसपा, यह दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं, ये दिखाई दिया जमीन पर कि मतदान से ठीक पहले 2-3 जगहों पे तो इनके नेताओं ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते हैं, चाहे मुंगेर हो चाहे तारापुर हो। या फिर जनसुराज के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही हो गए, प्रत्याशी महोदय शामिल हो गए। ये जो समीकरण है बिहार की धरती में, क्योंकि जनसुराज भी बहुत समय से काम कर रही है जमीन पे, हर जगह पेड वर्कर्स है उसके पास, बहुत पैसा है उनके पास, ये क्या असर डालेगा क्या? नहीं, देखिए, मैं प्रशांत किशोर को खारिज तो नहीं कर सकता कोई भी, और जनसुराज की एक उपस्थिति तो वहाँ दर्ज हुई है, उसने मेहनत की है, ये तो हम मानेंगे। अब वो ये कि ये सारा मामला जो पड़ता है, जो और भी, चाहे वो कहीं कांग्रेस कमजोर रह जाती है, महागठबंधन कमजोर रह जाता है, देश में कहीं भी जो बूथ लेवल पर कार्य करता है संगठन जो है, वो सारे चुनाव की रीढ़ है। आपका जो वर्कर है वो पेड वर्कर है या बिल्कुल समर्पित वर्कर है, ये एक बड़ी उसमें फर्क हो जाता है। वो बूथ पर टिका रहेगा आखिरी वोट तक, या वो बीच में चाय पीने निकल जाएगा आराम से। ये एक बड़ा वो है कि आखिरी तक कौन टिका रहता है, कौन वोटर को निकाल पाता है। तो ये है, तो जनसुराज की एक हवा तो है और एक उसकी उपस्थिति भी है। अब वो कितने परसेंट, ये तो वो है कि उन पर उस तरह का संगठन और विचारधारा नहीं है। और जिस तरह के प्रयोग दिल्ली में हुए, एक छोटे राज्य में जहाँ 2-2.5 करोड़ 1.5 करोड़ मतदाता है, वहां तो ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा राज्य जहाँ 7-8 करोड़ वोटर है और इतनी बड़ी सीट है 243, वहां वो उस तरह से कामयाब होना अभी उसके लिए मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हाँ, उसने अपनी जमीन तैयार की है, आगे के चुनाव में हम उसे देख पाएंगे, काम कर पाएंगे। लेकिन मुकुंद, साथ ही में जो तस्वीरें आई हैं, और वो तस्वीरें और वीडियोस बहुत अहम हैं, क्योंकि यहाँ पर मतदाता खुद कंप्लेन करते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत से मतदाताओं ने अपने वीडियोस खुद बनाए हैं, और इसमें 2-3 चीजें जो चुनाव आयोग को सीधे सीधे सवाल उनके सामने पेश करती हैं, उनकी वोटर लिस्ट पे सवाल पेश करती हैं। वो है कि बड़े पैमाने पे लोगों का नाम कटा होना, बड़े पैमाने पर उनका वोट किसी और के द्वारा डाल दिया जाना, बड़े पैमाने पर यह दिखाना कि जहां पर आरजेडी या इंडिया गठबंधन का दबदबा है, वहां पर ईवीएम का धीमे काम करना या घंटों तक काम ना करते रह जाना। ये सारे जो वीडियोस हैं, ये खुद जनता डाल रही है और बड़े गुस्से में डाल रही है। ये कैसी तस्वीर है? भाषा, मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें ना हर पिछले कुछ चुनावों में आम हो गई है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो इस तरीके से काम करेगा, वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही हैं या वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, और ये हमेशा से रहा है। हर पार्टी दावा करती है, जहाँ हमारा, खासकर विपक्ष में, जहाँ हमारे वोटर हैं वहाँ वोटिंग मशीन स्लो चल रही है, दावे हैं, और इलेक्शन कमीशन को उसके जवाब देने चाहिए। क्योंकि कल उन्होंने बिल्कुल सुबह ही, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आरजेडी ने 10 बजे से ये ट्वीट करना और वीडियोस डालने शुरू कर दिए कि ईवीएम नहीं चल रही है। और हमने देखा भी कि एक जगह पोलिंग बूथ पे जो ऑफिसर है वो बेहोश होके गिर गया, क्योंकि इतना प्रेशर था, तीसरा या चौथा ईवीएम नहीं चल रहा। वो कई जगह बिजली कटी, लालगंज की सीट पर शिवानी शुक्ला जो गठबंधन की उम्मीदवार है, वो तो बाकायदा जिस तरह से ईवीएम चेंज हुई उस पर भी सवाल उठा रही थी। वो दावे हकीकत एक तरफ है, लेकिन जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में, उनको पता है पिछले 10-12 साल से ये चीजें हो रही हैं। आप उसके लिए टेक्टिकल, अब इसके बहाने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। आपको सीधा पता है जो सिस्टम जो है सरकार के साथ, अब पिछले 10 सालों में जिस तरह से चुनाव आयोग एक पक्ष होता वो दिखा है, तो उससे आपको लड़ना ही है और वो लड़ते ही रहना होगा। तो आपकी चुनावी रणनीति का हिस्सा वो होना चाहिए था। मुझे लगता है पहले से विपक्ष की पार्टी तैयार है, इसलिए खुलकर चुनाव के दौरान ही सवाल को उठा रही है। चुनाव के बाद कुछ ही घंटों में सब चीजें आना शुरू तो वो कर रही है, वो सारी चीजें हैं, और ये चुनावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। और इसको स्पेशली आपको अपने कार्डर को ट्रेन करना होगा। जो कह रहे थे ना मुकुल जी, जो आपको बूथ पे आपका जो है पोलिंग एजेंट, वो कब तक इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट कैसे रहेगा, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बताइए मुकुल कि जो बड़ी तस्वीर जिसपे बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा थोड़ा हद तक, कि राकेश सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने 2025 में दिल्ली में चुनाव देके अपनी सेल्फी डाली खुद ही कि देखो भाई मैंने दिल्ली का वोट दे दिया, वही बिहार में जाकर फिर अपनी सेल्फी डालते हैं और पता चलता है कि वो दोनों जगह एक ही साल में वोट दे रहे हैं।
यह एक तस्वीर है और इस तरह की अनगिनत तस्वीरें। दिल्ली के ओझा जी भी पहुंचे, संतोष ओझा जी भी, नागेंद्र कुमार जी पहुंचे, पुणे की कुछ महिलाओं की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में तो वोटर लिस्ट पर बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं। और मैं ये कहूंगा कि राकेश सिन्हा और ये लोग तो चेहरे जाने पहचाने थे, जो पकड़ में आ गए कि इन्होंने वहां भी सेल्फी डाली और यहाँ भी सेल्फी डाली। ऐसा ये बहुत लोगों का कहना है और मुझे तमाम ये खबरें मिली हैं इस तरह की भी कि बहुत बड़ी संख्या प्रवासी जाते हैं, वोट डालने गए हैं यहाँ से, जो तमाम बिहार के लोग हैं। पर बहुत लोग ऐसे भी गए हैं दिल्ली से, जो दिल्ली में भी वोट कर चुके हैं अभी फरवरी में, और अब जाकर वहां वोट कर रहे हैं। तो फिर एसआईआर में क्या शुद्धिकरण होगा पहले? तो राकेश सिन्हा तो ये एक सैंपल है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपने 2 जगह वोट डाल दिया और कह रहे हैं कि मैंने चावल कितना पका है, मैंने यहाँ से कटा के वहां डाल दिया। चावल जो ऊपर आया वो राकेश सिन्हा के नाम पर आया। और अभी एसआईआर फिर यूपी में होगा, बंगाल में हो रहा, आप यहाँ से कटाइए, 6 महीने वहां रहिए, कहीं राजनीतिक सक्रियता मेरी यहाँ है, मैंने 6 महीने यहाँ दफ्तर खोल लिया है, घर ले लिया है, मेरा वोट अब यहाँ हो जाए, वहां से कटा देता हूँ। तो ये तो मजाक हो जाएगा ना। आप एक ही साल में, कुछ ही महीनों में, और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो आप ये भी नहीं कि वहीं जाकर बस रहे हैं। अब चलिए ठीक है कि आपने अब दिल्ली छोड़ दिया, वहीं जाकर बस रहे हैं आपने। और ये रिपोर्टें हैं कि दिल्ली का चुनाव निपटने के बाद तुरंत ही बीजेपी ने इस तरह के सर्वे, इस तरह के लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था। दिल्ली में भी दरभंगा नाम से इलाका है, तमाम बसें लगी हैं, तमाम ट्रेन से भेजा गया है। करनाल वाला तो आपने बताया नहीं, यहाँ से भी गए हैं लोग। तो एक तो यह है कि जो वैध वोटर हैं जो वो हैं, लेकिन जो 2-2 जगह वोटर हैं और उनके वोटर हैं, उन्होंने चिन्हित करके पैसा लगाकर आना जाने का टिकट, खाना, जिनका मकान है वहाँ वो अपने गांव घुमाइए, जिनका रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ रहने की। तो इस तरह भी जो ये बताया जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक हुआ है और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी है, एक तो वोट कटे जी, तो अगर उस कटे हुए के हिसाब से लगाएं तो वो 5-6% का बढ़ोतरी नहीं है, 3-4% की बढ़ोतरी है। करीब लोग कह रहे हैं 2 से 3 तक बैठेगा। जो बढ़े, जो इस तरह से ले जाए गए ट्रेनों में, अब उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तस्वीर पकड़ में आ गई, 4-5 और लोग पकड़ में आ गए, लेकिन ऐसे हजारों लोग होंगे और ये फिर वही बाद में पता चलेगा कि कितना वोट चोरी हुआ। जी मुकुल, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि जिस तरह से तस्वीर आई बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी की, वह दरअसल महाजंगल राज जो चल रहा है, जिसे विपक्ष कह रहा है कि महाजंगल राज चल रहा है, उसकी भी एक वानगी है, उसकी तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन ये क्या दूसरा संकेत भी दे रही, मैं यहाँ दर्शकों को बताऊंगी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जब लखीसराय में पहुंचे और जिस तरह से वहां पर लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनका विरोध पहले से हो रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतदान के दिन, उससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार उनके काफिले पर लोगों ने विरोध किया था, कहा था कोई विकास नहीं किया। लेकिन इसके जवाब में जिस तरह से सिन्हा जी ने कहा कि छाती पर बुलडोजर चला देंगे, गोली क्यों नहीं चलाई गई, बदला लेंगे, हम सरकार में आ रहे हैं, ये क्या बताता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति भी थी? देखो, मुश्किल स्थिति है, खासकर कानून व्यवस्था पिछले कुछ सालों में, खासकर जब से नीतीश कुमार ने अल्टी पल्टी मारनी शुरू करी है, उसके बाद से कानून व्यवस्था बिहार की बहुत ज़्यादा खराब है। और सिर्फ ये विजय सिन्हा का सवाल नहीं है, विजय सिन्हा के अलावा कितने मंत्री हैं बिहार के जो अपने इलाकों में, श्रवण कुमार को कितनी बार भगाया गया अपने इलाकों से। अब सुशासन बाबू के जो सिपाही हैं, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार की जो इमेज है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स कराने वाले, किसी का साथ नहीं देते, उनके अनंत सिंह बाहुबली आदमी, मर्डर का इंचार्ज है, उस पर खुलेआम उसने जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है, दुलारचंद हत्या करी उसने, और उसमें कुछ करते हुए गिरफ्तारी आपने कर दी। उसके बाद ललन सिंह क्या करते हैं वहां जाके? ललन सिंह बड़ी गाड़ी काफिला ले जाके बोलते हैं हर आदमी को अनंत सिंह बढ़ के चुनाव लड़ना। सिर्फ यही नहीं, बाकायदा वो तो कहते हैं, एक इशारों में कहते हैं जो विपक्षी को वोट डालने से नहीं निकले। तो ये तो दिखा रहा है कानून का राज कितना है, और कानून का राज के इस्तेमाल और कानून, नीतीश कुमार बेबस दिख रहे हैं पूरे चुनाव में भी और चुनाव से पहले भी। खासकर कानून प्रशासन, सम्राट चौधरी जिस तरह से भाषा बोलते हैं, या ये विजय सिन्हा जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, गनर को बोल रहे हैं छाती पे गोली मारो, अब वो किसी अधिकारी को फोन पे बोल रहे हैं जो मेरा गनर खड़ा है, गोली नहीं चला रहा है। अब उनको समझ होना चाहिए गनर सिर्फ गोली चलाने के लिए नहीं है ना वो। तो आप, और जिस तरह पत्थर मारा गया, जिस तरह से फिर और जब तक वो वास्तविक खतरा ना देखे
वो हाँ, गोबर वहां नहीं, नहीं, हुआ है। नहीं नहीं, और उन्हीं के प्रशासन ने, जी। उन्हीं के जिला अधिकारी ने जो बाद में चिट्ठी निकाली, जो पूरा दिया, उनके दावों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा जानलेवा हमला हुआ, उसने कहा कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ, गोबर कुछ फेंका गया था। तो इस तरह की स्थिति जो है बिहार में बीजेपी के लिए पूरे चुनाव के दौरान मुश्किल का सवाल था। इसीलिए अब देखें कई जगह इनके नेता व्याकुलता में इस तरह की हरकत करते हुए, धमकाते हुए, और साथ में ये सह होना जो पूरा प्रशासन तंत्र हमारे साथ है, हमारा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। अब पूरा इलेक्शन मॉडल कंडक्ट किया, आपने धज्जियां उड़ाई हैं, 10-10, 20-20 गाड़ी काफिले के साथ क्षेत्र में घूम रहे, चुनाव वाले दिन घूम रहे हैं। हायाघाट की सीट के बता रहे, चुनाव से एक दिन पहले जो उनके एजेंट थे, कैंडिडेट राम प्रसाद के जो कैंडिडेट के जो मेरे ख्याल से पोलिंग इलेक्शन एजेंट पैसे के साथ पकड़े गए हैं। वहां गांव के लोगों ने पैसा लेके पकड़ाया, भगाया उनको। तो ये सारी स्थितियां दिखा रही है जो स्थिति तो गड़बड़ थी जी। तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक चीज और जिसका जिक्र करना जरूरी है, मतदान के पहले चरण के दौरान सबसे बड़ा गायब चेहरा नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार सीन से गायब हैं और तकरीबन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार की अब की बार सरकार नहीं बनने जा रही। न रैली है, न चर्चा है, न भाषण है, ना ही मोदी जी के संग कहीं पर उनका सफर है। तो बिहार का चुनाव काफी बड़े मैसेज लेकर आएगा भारतीय लोकतंत्र के लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ। राहुल गांधी ने एच बम फोड़ा। इस एच बम का बहुत समय से इंतजार चल रहा था। हाइड्रोजन बम कह के वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए एच फाइल्स यानी हरियाणा फाइल्स का लेखा जोखा उन्होंने पेश किया जनता के सामने, देश और दुनिया के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 25 लाख के करीब वोटों की चोरी की गई, हेराफेरी की गई, और इसको लेकर बड़े पैमाने पर खबर बननी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, जो गायब रही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मोडस ऑपरेंडस को खोला कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से ब्राजील की मॉडल हरियाणा के वोटर लिस्ट में शामिल होती है, एक बार नहीं 10 बूथों पे दर्ज होती हैं, 22 बार उनका नाम आता है। इन सब को लेकर हमारा सवाल है कि क्या यह एक बड़ा खुलासा है और इसका क्या भारतीय राजनीति पर असर पड़ेगा? इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि वोट चोरी के जो अभी तक बातें थी वो आरोप प्रत्यारोप में थी, शिकायतों में थी, मुंह जबानी थी। लेकिन राहुल गांधी ने यह किया है कि उसे सबूतों के साथ पेश करके एक पूरा लिबास पहना दिया, एक पूरी तस्वीर, एक पूरा जिंदा शरीर हमारे सामने रख दिया कि ये चोरी इस तरह से हो रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि और ये सिर्फ राहुल गांधी का सवाल अब नहीं होना चाहिए, ये पूरे देश के हर आदमी का, जो भी लोकतंत्र से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, अब ये उसका सवाल बनना चाहिए। लेकिन ऐसा बन नहीं रहा है। ये एक देखने वाली बात है कि आगे इस पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि राहुल गांधी ने सच को बेपर्दा किया है। अभी तक झूठ बेपर्दा होता था, लेकिन यहाँ पर वोट चोरी का जो सच है, जिसे उन्होंने अंत में कहा कि सरकार चोरी हो रही है, और बिहार में भी वो लगातार इसी पर भाषण दे रहे हैं कि सरकार चोरी पर मोदी तंत्र उतारू है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन किस तरह से उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। यह ऐसा खुलासा है जो बता रहा है कि भारत में लोकतंत्र की कैसे सुनियोजित ढंग से, सेंट्रलाइज्ड ढंग से हत्या की जा रही है। यह बहुत बड़ा खुलासा है जिस पर चर्चा होने, सरकार चाहे ना चाहे, लेकिन यह मैसेज नीचे तक जाएगा ही जाएगा। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, वोट चोरी का जो सवाल है, पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष और राहुल गांधी जिस तरह से लगे हुए हैं और सामने ला रहे हैं, और ये बड़ा सवाल है जिसके लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिस पर है, जिस पूरा चुनाव आयोग सब टिका हुआ है, उस पर ही सवाल है। तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसीलिए लगता है जो सत्ता पक्ष इस घमंड में है, जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, तो खुलेआम जो चीजें हो रही हैं वो सामने आ रही, जवाब, ठोस जवाब मिलना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मुकुल, जो बात मुकुंद ने कही अपने पंच में कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, सिस्टम को काम करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जो अपना पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अंत में यह भी बता देते हैं कि इसे जनता ही बचा सकती है। इसे जेनजी का भी वो कॉल करते हैं कि जो युवा है देश का, वह आए भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो यह तस्वीर भी कम डरावनी नहीं है कि इतना बड़ा खुलासा, और उसमें जो ब्राजीलियन मॉडल का पूरा तस्वीर आई है। कायदे से तो सब जगह चर्चा इस पे होनी चाहिए थी, अखबारों को एडिट इस पे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने जितने अखबार देखे
किसी ने, एक दैनिक भास्कर को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी ने इस पे संपादकीय तक नहीं लिखा कि ये इतना बड़ा खुलासा है। तो ये नीचे तक कैसे पहुंचेगा? नहीं, बात तो देखे जा रही है, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का एक उदय हुआ है और उसका एक बार चीज़ें बढ़ी हैं तो लोगों तक पहुंची हैं, पर यही है कि उनका तंत्र बहुत मजबूत है, ये तो है। चर्चा होनी चाहिए थी, पर चर्चा हो किस पर रही है? देखिए, जो गोदी मीडिया है, जो अखबार हैं, जो तमाम उनके जो व्हाट्सएप हैं, उस पर वो आ रहा है कि ब्राजील की महिला कैसे यहाँ आके वोट डाल सकती है, उसने तो नहीं डाला। अभी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग, उसने ब्राजील की महिला ने इनकार किया, मैं तो कभी भारत गई नहीं। अरे भाई, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि ब्राजील की महिला ने आके यहाँ वोट कर दिया, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह फर्जी वोट बनाए गए, स्पेस बनाए गए वोटर लिस्ट में। 200 बार किसी का अगर नाम है, किसी महिला का, भारतीय महिला का, तो 200 बार वोट करने नहीं गई है, वो स्पेस बनाया गया। अब उसके नाम से कहाँ, किस तरह से, कैसे वोट हो, वो वैध वोट होगा, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, दरअसल पता ही नहीं किसी को। तो 200 जगह दर्ज है। जब आपने देखा 5 बजे के बाद कि अब इतना वोट हो गया, तो जो वोटिंग प्रतिशत अचानक से उछाल आता है वो यही है कि अब जो वोट बचा है और जो हमारा है और जो हमने बनवाया है इस तरह से, तो उन्हें डाल दिया जाए। तो एक तो हमें ये बात समझनी है, तो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी ब्रेकिंग में सुन के आ रहा था कि ब्राजील की महिला ने इनकार किया और इंटरव्यू, और एक्चुअली राहुल गांधी ने झूठ बोला, और ये पिंकी तो पिंकी है और ये तो वो है। लेकिन आज सतीश आचार्य का जो कार्टून है वो बता रहा है कि वो पिंकी, स्वीटी, क्या कौन कौन क्या है, सोना मोना सब कुछ है वो। तो कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, इस तरह से फर्जी वोट की एक जगह बनाई जाती है। वैलिड वोटर लिस्ट में उसका नाम होना, ये एक सवाल है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि लोगों तक बात पहुंचेगी, और जो मुकुंद कह रहे थे कि रखवाली करने वाला, पर बात इससे आगे निकल गई अब, क्योंकि ये सब कंप्रोमाइज हो चुका है। तो वाकई में उम्मीद तो जनता से ही है और जेनजी से है, और जेनजी का जैसी नाम राहुल लेते हैं बीजेपी घबरा जाती है, क्योंकि आसपास का हाल वो देख रहे हैं। लेकिन वो तब भी अहिंसा की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, और आंदोलन, ये देश ने आंदोलन से ही आजादी पाई है। तो ये इससे भी मुझे लगता है कि इससे भी निकलेंगे। तो मुकुंद, आखिरी सवाल आपसे कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, मतलब तस्वीरें ऐसी हैं कि दरअसल ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को करना चाहिए, तो जो काम राहुल गांधी ने किया कि वोट चोरी कैसे हो रही है, क्या तंत्र है, किस तरह से 200 बार एक महिला का नाम है। लेकिन हमें दिखाई देता है, जो खबर आप देख भी सकते हैं, कि इंडियन एक्सप्रेस जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है, वो उस महिला के पास पहुंच के ये सवाल पूछता है कि आपने कितनी बार वोट दिया। तो वो महिला कहती है मैंने 1 बार वोट दिया, और खबर की हेडलाइन बनती है कि देखो भाई, इसने 200 बार वोट नहीं दिया है। तो सारा का सारा मामले को डिफ्यूज करना, और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी पे जो हमले हैं, हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो राहुल गांधी को पागल कहते हैं राष्ट्रीय पागल घोषित किया जाना चाहिए। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ये जो माहौल है, ये अपने आप में बड़ा विचित्र सा है कि वो तीर निशाने से निकल गया कमान से, लेकिन निशाने पे लगेगा कि नहीं? देखिए, एक चीज तो है, राहुल गांधी जो सवाल उठाए हैं वो सवाल गंभीर है, और उसका जवाब ना बीजेपी के पास है ना केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग तो खुलकर सामने आके जवाब भी नहीं दे रहा, तो वो अपने आगे किसको करता है? और ये बार बार हर बार ये सवाल उठता है, सवाल चुनाव आयोग से पूछो, सामने बीजेपी देती है। किरण रिजिजू जिस तरह से आए, उन्होंने सरकार पर तो कोई सवाल नहीं उठाया था, उन्होंने तो केंद्रीय चुनाव आयोग से पूछा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। तो वो किरण रिजिजू आगे जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, और वो भी जवाब नहीं दे रहे, वो सिर्फ ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं जो पूछने वाला बंदा है कांग्रेस या राहुल गांधी, ये सवाल पूछने की क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं है। वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो वो कहते इनके जो पोलिंग एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया, उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाए, कंप्लेंट क्यों नहीं। अगर मैं कहता हूँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कांग्रेस का एजेंट अगर सवाल नहीं उठाएगा, या उसका BLA, BLA1, BLA2 सवाल नहीं उठाएगा, उसका नेता नहीं लिखेगा चिट्ठी, तो केंद्रीय चुनाव आयोग उस पर काम नहीं करेगा, फर्जी वोटर लिस्ट जाने देगा। तो ये काम तो केंद्रीय चुनाव आयोग का है, वो दूसरे पे कैसे डाल सकता है जो आपने उस समय नहीं पूछा, अब के पूछ रहे हैं, या आप उनको लिस्ट नहीं देते, वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट। तो फिजिकल वोटर लिस्ट को सर्वे करने में और इतने सारे पढ़ने में समय लगेगा। राहुल गांधी ने कहा भी कि भाई हमारे पास तो लिस्ट पहुंचती बहुत देर से, उसके बाद उसका इस तरह का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। और ये जो जहां तक ये मॉडल की बात है, उसने शर्मसार किया हमारे लोकतंत्र को। जिस तरह से उसने वीडियो जारी किया, वो कह रही है क्या मजाक हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, किस तरीके से काम होता है, उसको आप राहुल गांधी के आगे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने झूठ बोला वो हिंदुस्तान आई,
तो वो बात तो सही है। तो ये जो सारा मजाक यही राहुल बता रहे हैं। ये इतना सीरियस मामला है पूरे दुनिया भर में, जिस तरह से मजाक हमारे जो लोकतांत्रिक देश, सबसे और बड़ा ये एक लोकतंत्र कहा है। जा रहा है कि हो सकता है, ये कैसे पता आपको कि बीजेपी को डाला है वोट, हो सकता है कांग्रेस को डाला। अरे भाई, कांग्रेस को डाला है तब भी जांच होनी चाहिए, किसी को भी डाला हो यार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 25 लाख वोटर की बात की उन्होंने कि 25 लाख फर्जी वोट, छोटे मोटा हिसाब नहीं है, 2 करोड़ टोटल मतदाता में अगर 25 लाख फर्जी मतदाता हैं, तब तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। 8 में से एक फर्जी जो मतदाता है वो फर्जी। और यहाँ पे राहुल गांधी ने ये भी कहा कि सरकार चोरी कर ली गई, क्योंकि 22 लाख वोटों के मार्जिन दोनों के बीच में रहा है। तो हम तो क्लेम नहीं कर सकते, जो ये क्लेम आया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, उसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हम ये क्लेम कैसे करें जो 8 में से एक फर्जी वोट आया और वो इनको पड़ा, इनको हम नहीं कह रहे किसी को पड़ा, हम कह रहे ये एक सवाल है, इस सवाल का वो जवाब दें, जो स्पष्ट जवाब, जो दुविधा और लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, उसका जवाब मिलना चाहिए ना। जी जी। तो अब इसी से एक बात तो साबित होती है कि सच बोलना जरूरी है, और सच बोला हुआ जो सच है वह नीचे तक पहुंचता है। कम से कम बिहार चुनाव में यह मुद्दा बना हुआ है और लोगों को इस बात का डर है कि यहां पर भी वोट चोरी और सरकार चोरी ना हो जाए। और तीसरा और आखिरी मुद्दा है हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू लगातार मोदी जी की आंखों में खटक रहा है। 11 साल हो गए उनके शासन के, लेकिन जेएनयू पर अभी तक भगवा नहीं लहरा पाया है। इस बार छात्र संघ का जो चुनाव हुआ उसमें लेफ्ट यूनिटी ने चारों अहम सीटों पर जीत हासिल की है, और यह जीत किस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स पर असर डालेगी और जेएनयू के बारे में क्या बताती है, इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। अब भाषा, जेएनयू के चुनाव ने एक बार फिर बताया जो धनबल और बाहुबल की राजनीति वहां नहीं होती है, वैचारिक बैटल होती है। और विचारधारा की लड़ाई में एक बार फिर से जो वाम है उसने दक्षिण पंथ को पटकनी दी है जेएनयू के अपने कैंपस के अंदर। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मैं मानता हूं कि इस दौर में जेएनयू में ये लेफ्ट यूनिटी की जीत एक बड़ी उपलब्धि की तरह है, क्योंकि मोदी तंत्र जिस तरह से आइडिया ऑफ जेएनयू पर लगातार हमला कर रहा है, उसे बर्बाद करना चाह रहा है, उसमें ये जीत एक बड़े मायने रखती है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि जेएनयू में जो जीत हुई है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, 11 साल के शासन और जेएनयू में इतना बड़ा रद्दोबदल करने के बाद, वह दरअसल याद दिलाती है कि न्यूयॉर्क में जो मेयर का चुनाव हुआ जिसमें ममदानी जीते, अपने एजेंडे को सामने रख के जीते, वैसे ही यहां पर जो चारों कैंडिडेट्स हैं, चाहे अदिति हो, गोपिका हो, सुनील हो या फिर दानिश हो, इन चारों ने अपनी पॉलिटिक्स को छुपाया नहीं, डंके की चोट पर बजाया और जीत हासिल की। मुकुल, जो तस्वीर है कि जेएनयू फिर हुआ लाल, लेकिन एक तरफ यह भी दिखाई दे रहा है कि एबीवीपी जो पिछली बार जिसने जॉइंट सेक्रेटरी का पद जीता था, उसकी पहुंच और पूछ और वोट भी बढ़ा है। बहुत मुश्किल से जीत हासिल हुई है। तो अगर लेफ्ट यूनिटी ना हुई होती तो जीतना मुश्किल था ये? नहीं, देखिए, लेफ्ट यूनिटी की तो एक अलग बात है कि पिछली बार भी 3 सीटों पर आए थे वो, एक ही सीट ज्वाइंट सेक्रेटरी की उन्हें मिली थी, जबकि पिछली बार गठबंधन नहीं था लेफ्ट में इस तरह से, आईसा एसएफआई इन सब में। इस बार लेकिन ये जो बढ़त हुई है, हाँ ये एक सवाल तो है, लेकिन इसे सोचना चाहिए कि बढ़त हुई क्यों है। पूरी सत्ता की ताकत लगी है। आरएसएस, बीजेपी पूरी तरह से जेएनयू को उस तरह से जब वो बर्बाद नहीं कर पाए, उसे देशद्रोही का अड्डा कहकर, तो किसी तरह उसमें अपनी घुसपैठ की जाए। पूरा एडमिन उनके साथ है, लगातार इस तरह के प्रोफेसर, इस तरह के छात्र लगातार रणनीतिक तौर पे भर्ती किए जा रहे हैं, तो उनका वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा, वोटर उनके बढ़ रहे हैं लगातार। फिर जिस तरह सीयूटी की जो लागू किया गया, उससे भी जो जेएनयू का अपना एंट्रेंस था उसे भी उन्होंने नहीं होने दिया, खारिज कर दिया। जेएनयू का अपने एंट्रेंस के कुछ मापदंड थे जिसमें शोषित वंचित तबकों को वरीयता मिलती थी, प्राथमिकता मिलती थी। उस तरह के भी चीज हटकर सीयूटी के जरिए पूरे देश से लोग उसमें उस तरह से आ रहे हैं, नंबर के हिसाब से। उसमें उस तरह की चीजें नहीं देखी जाती, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह से मुश्किल में आए हैं यहाँ तक। तो ये सारी चीजें, इतने इसके बावजूद, और 11 साल जैसे आपने भी कहा, उसके बावजूद वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण, यही एक मुझे लगता है कि ये इसलिए एक उपलब्धि है कि इतने धनबल, इतनी ताकत, इतने सबके बाद हमने डीयू में देखा, जिस तरह देखते रहे हैं, जेएनयू नहीं कब्जा कर पा रहे वो, तो ये तो महत्वपूर्ण है। तो मुकुंद, बहुत आंखों में खटक रहा है जेएनयू तो,
और जेएनयू में क्या क्या नहीं हुआ। हम जानते हैं कि इस समय दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद अभी जेल में है, शर्जील इमाम अभी जेल में है, और सबके इर्द गिर्द जिस तरह से जेएनयू को एक विलन के तौर पर पेश किया गया, और उसके बाद वहां पर जो घुसपैठ है, वीसी वहां पर अपनी उनकी अपनी है। लेकिन जेएनयू में ऐसा क्या है, मतलब क्या मिट्टी कुछ गड़बड़ है, बीजेपी वाली मिट्टी उसमें कमल खिल नहीं पा रहा? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जेएनयू? मिट्टी में कीचड़ नहीं है। हाँ, यही सही कहा, जो कीचड़ नहीं है। और किसी ने कल लिखा भी था, जैसे इन्होंने हल्के उसमें बोला, जो एवीपी को धूल चटा दी, तो किसी ने लिखा उसमें धूल नहीं है जेएनयू के अंदर, तो इसलिए धूल चटाने का सवाल नहीं है। बट सीरियस नोट पे ये है, जो जेएनयू का अपना एक कल्चर है। जेएनयू जहाँ राजनीति होती है, वहाँ भले आप दक्षिण पंथ के हों, वहाँ फूहड़ तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह दारू बांटकर, पैसा बांटकर, फिल्म दिखाकर आप वोट नहीं ले सकते। आपको वोट लेना होगा, अपनी पॉलिटिक्स सामने रखिए, उस पॉलिटिक्स से कितने लोग एग्री करेंगे तो वोट करेंगे। आप देखिए, इसका उदाहरण है अध्यक्ष पद पर जो पीएसए का संगठन जेएनयू उस तरह से नहीं है। वो विजय लक्ष्मी जो आती हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाषण रखा किया, अपनी पॉलिटिक्स सामने रखी, 1200 वोट उनको मिला प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर, बड़ी बात है। यानी कि जेएनयू आज भी आपके मुद्दों पर, आपकी क्या पॉलिटिक्स है वो देख के वोट करता है। इसीलिए यहाँ पर कितनी भी दक्षिण पंथ कोशिश कर ले, आप पॉलिटिक्स जब आइडियोलॉजिकल डिबेट आएगी, अब सावरकर भले बोलते रहे, लेकिन आज भी देश में लोग जान रहे हैं जो गोलवलकर सावरकर की राजनीति क्या है, मनुवाद पर आप वोट नहीं ले सकते। उसका राजनीति जेएनयू बार बार जवाब देता है, और जेएनयू का इलाज ये लोग आज तक नहीं कर पाए। सिर्फ जेएनयू नहीं, अगर आप पिछले कुछ समय में देखें, छात्र संघ के जितने चुनाव हो रहे हैं, या तो जहां लेफ्ट अपनी या तो ताकत बढ़ा रहा है, यानी बाम के लोग अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में देखिए, पिछले कुछ सालों में ऐतिहासिक वोट इस बार मिला, भले वो सीट ना जीत पाए हो। कल ही पांडिचेरी के अंदर चुनाव हुआ, वहां जीते हैं। इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड गढ़वाल विश्वविद्यालय में वोट शेयर में, तो ये दिखा जो नए जो पौध आ रही है, जिसको बार बार राहुल गांधी भी जेनजी के तौर पर टारगेट कर रहे हैं, तो यूथ के अंदर सत्ता और दक्षिणपंथी खिलाफ एक रोष है, उसको चैनलाइज कितना कर पाते हैं। अपनी पॉलिटिक्स, जो आपने कहा क्लियर पॉलिटिक्स आपको बतानी पड़ेगी, अब ढुलमुल तरीके से नहीं कर सकते। जेएनयू के अंदर जीत से पहले और जीत के पहले बाम ने हमेशा नारा लगाया, शर्जील का जेएनयू, उमर खालिद का जेएनयू, क्योंकि डिबेट उसकी पॉलिटिक्स से आप विरोध कर सकते हैं। उमर खालिद की कई राय से सहमति असहमति है, लेकिन किसी की पॉलिटिक्स के चक्कर में आप उसको जेल में रखेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जेएनयू ये दिखा रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जेएनयू की जो जीत है, उसका बिहार कनेक्शन क्या है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भोरे में यानी बिहार की एक विधानसभा में धनंजय भी चुनाव लड़ रहे हैं भाकपा माले की तरफ से। वह भी जेएनयू में मजे हुए नेता अध्यक्ष रह चुके हैं, और बताया जा रहा है कि उसका और इसका कनेक्शन कितना होगा बिहार की पॉलिटिक्स में, और जेनजी से क्यों डरता है संघी ब्रिगेड, यह भी साफ है। शुक्रिया।